जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामनी स्वर, कंस्वर, स्वयंभू स्वर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामनी स्वर। ठीक है। ग्रामनी स्वर। ग्रामनी स्वर जिस स्वरों के नाम से ग्राम का नाम निर्धारण किया जाता है। ठीक है? जिस स्वरों के नाम से ग्राम का नाम निर्धारण किया जाता है उसे ग्रामनी स्वर कहते हैं। जिस स्वरों के नाम से ग्राम का नाम निर्धारण किया जाता है उसे ग्रामनी स्वर कहते हैं। जिस स्वरों के नाम से ग्राम का नाम निर्धारण किया जाता है या जिस स्वरों के नाम पर ग्राम का नाम दिया जाता है उसे ग्रामनी स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में ग्राम के पहले स्वर को, ठीक है, ग्राम के पहले, ठीक है, फर्स्ट नोट, ठीक है, ग्राम के पहले स्वर को या प्रमुख स्वर को ग्रामनी स्वर कहते हैं। ठीक है? ग्राम के पहले स्वर को या प्रमुख स्वर को ग्रामनी स्वर कहते हैं। ग्राम के पहले स्वर को या प्रमुख स्वर को ग्रामनी स्वर कहते हैं। ग्रामनी स्वर की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राम के कितने प्रकार हैं? ग्राम के 3 प्रकार हैं, सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, गांधार ग्राम के 3 प्रकार हैं। जब हम ग्राम पढ़ाएंगे तो उसमें ग्राम के 3 प्रकार हैं। सरज ग्राम, दूसरा हो गया आपका मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम, और तीसरा हो गया गांधार ग्राम। ठीक है, गांधार ग्राम इसका दूसरा नाम है या निषाद ग्राम। निषाद ग्राम। ठीक है, सरज ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम या निषाद ग्राम। ठीक है, ग्राम की संख्या 3 है। ठीक है, सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से आगे बतलाएंगे ग्राम के टॉपिक में। फिलहाल यहाँ हम जानते हैं ग्रामनी स्वर का। तो सरज ग्राम का प्रमुख, ठीक है, सरज ग्राम का नाम से ही स्पष्ट है, सरज ग्राम। ठीक है, सरज ग्राम के प्रमुख स्वर अर्थात किस स्वर के नाम पर सरज ग्राम का नाम रखा गया है? सरज स्वर के नाम पर सरज ग्राम का नाम रखा गया है। ठीक है, अर्थात इस ग्राम का ग्रामनी स्वर हो गया सा। ठीक है, मध्यम ग्राम स्पष्ट है, मध्यम स्वर भी है और मध्यम के नाम पर ग्राम का नाम भी निर्धारण किया गया है, इसलिए मध्यम ग्राम का ग्रामनी स्वर मध्यम। ठीक है, सरज ग्राम का ग्रामनी स्वर सरज, मध्यम ग्राम का ग्रामनी स्वर मध्यम और गांधार या निषाद ग्राम का ग्रामनी स्वर आपका हो जाएगा निषाद, नी। ठीक है, इसका नाम है निषाद ग्राम, लेकिन इसको सॉरी नाम है गांधार ग्राम, लेकिन इसको कहा जाता है निषाद ग्राम। क्यों? क्योंकि इस ग्राम का ग्रामनी स्वर निषाद है। गांधार ग्राम का ग्रामनी स्वर कौन सा है? निषाद है।
इसलिए ग्रामनी स्वर की संख्या कितनी है? 3 है, सा, मा और नी। सा, षडज, मध्यम और निषाद, ग्रामनी स्वर की संख्या 3 है। षडज, मध्यम और निषाद ग्रामनी स्वर की संख्या 3 है। इन स्वरों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी ग्रामनी स्वरों की निम्नलिखित विशेषताएं। कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि कोई होता है ना कि हम जैसे हम राज्य बना लिए, तो राज्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं कि इतना आवश्यक तत्व होगा तभी हम राज्य कहलाएंगे, यदि इतना नहीं हुआ तो हम राज्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार ग्रामनी स्वर यानी ग्राम बनाने के लिए कुछ शर्तें होती है, जिसको विद्वानों ने स्वीकार किए हैं कि ग्रामनी स्वर हम उसी स्वर को कहेंगे जिनके पास ये सब विशेषताएं हो। अर्थात ग्रामनी स्वर की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, ग्रामनी स्वर की 3 विशेषताएं हैं। ग्रामनी स्वर की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं हो गई आपका, ग्रामनी स्वर हमेशा चतुश्रुतिक होता है। ग्रामनी स्वर हमेशा क्या होता है? चतुश्रुतिक होता है। अर्थात सरज ग्राम का ग्रामनी स्वर सा है, जो कि सा चतुश्रुतिक है। मध्यम ग्राम का ग्रामनी स्वर क्या है? मध्यम है, मध्यम चतुश्रुतिक स्वर। और निषाद ग्राम का ग्रामनी स्वर नी है, और निषाद ग्राम में निषाद की 4 श्रुतियां होती हैं। सरज ग्राम का ग्रामनी स्वर सडज है, मध्यम ग्राम का ग्रामनी स्वर मध्यम है, और निषाद ग्राम का ग्रामनी स्वर निषाद है, और तीनों स्वर की 4-4 श्रुतियां होती हैं। ये पहला शर्त हुआ कि कोई भी ग्राम बनने के लिए हमें क्या चाहिए कि चतुश्रुतिक होना चाहिए। ग्रामनी स्वर की 4 श्रुतियां होती हैं, तभी जाकर के वो ग्राम, पहला नियम हुआ। पहले अगर ये 4 श्रुतियां हो गई तो वो ग्राम कहलाने के लायक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, क्योंकि 3 नियम है, यदि तीनों हो जाए तब जाकर के हम ग्राम, कोई भी स्वर ग्राम कहला सकता है। तो पहली विशेषताएं हो गई क्या कि ग्रामनी स्वर हमेशा चतुश्रुतिक होता है। जब भी ग्रामनी स्वर, कोई भी ग्राम का नाम होगा, यदि चतुश्रुतिक होगा, इसलिए वो चतुश्रुतिक होना पहला शर्त है कि पहले ग्रामनी स्वरों की 4-4 श्रुतियां होती है, अर्थात जो भी ग्राम होंगे वो चतुश्रुतिक स्वर होगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त है, ग्रामनी स्वर से अगला स्वर त्रिश्रुतिक होना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त था कि ग्रामनी स्वर हमेशा चतुश्रुतिक होता है। दूसरा शर्त है या दूसरी विशेषताएं हैं कि ग्रामनी स्वर हमेशा से अगला स्वर जो होगा ठीक बाद के स्वर, अगला स्वर मतलब ठीक बाद के स्वर, ग्रामनी स्वर से ठीक बाद के स्वर जो होंगे वो त्रिश्रुतिक होना चाहिए। ठीक है, त्रिश्रुति स्वर में बतला चुके हैं, चतुश्रुतिक स्वर, त्रिश्रुतिक स्वर और 2 श्रुतिक स्वर। अब हम देखते हैं सरज ग्राम में सा के बाद ठीक बाद है रे। ठीक है, तो रे की 3 श्रुतियां हैं। मध्यम ग्राम में मध्यम के बाद है प, तो मध्यम ग्राम में पंचम की 3 श्रुतियां हैं। मध्यम ग्राम में पंचम की 3 श्रुतियां हैं। ठीक है, मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित है। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित है। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा निषाद। तो निषाद ग्राम में नी की 4 श्रुतियां हैं, और इस ग्राम में नी के बाद ठीक बाद सा होगा।
सा, तो सा की इसमें 3 श्रुतियां हैं। ठीक है, ग्राम में हम स्पष्ट जब ग्राम पढ़ाएंगे तो और डिक्लेयर करेंगे कि प्रत्येक स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो निषाद ग्राम में नी की 4 श्रुतियां हैं और नी के ठीक बाद जो सा है उसकी 3 श्रुतियां हैं। तो ये 2 शर्त पूरा हुआ कि पहला हो गया कि ग्रामणी स्वर हमेशा क्या होता है, चतुश्रुतिक होता है। दूसरा हो गया कि ग्रामणी स्वर के ठीक बाद वाले स्वर जो होता है, अगला स्वर होता है, वो त्रिश्रुतिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरी विशेषताएं हैं तीसरी विशेषताएं हैं कि ग्रामणी स्वर से 9 अथवा 13 श्रुतियों के अंतर पर 2 स्वर होना चाहिए। ग्रामणी स्वर से 9 अथवा 13 श्रुतियों के अंतर पर 2 स्वर होना चाहिए। ठीक है, ग्रामणी स्वर से 9 अथवा 13 श्रुतियों के अंतर पे 2 स्वर होना चाहिए। अब देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं कि ग्राम, जैसे सरज ग्राम का ग्रामणी स्वर सा। ठीक है, सा, सा के 9 अथवा 13 से, तो 9 श्रुति पर, तो चौथी पर सा है। ठीक है, चौथी पर सा है। अब हम तो 9 4 13, ठीक है, 4 प्लस अगर 9 श्रुति जो तो इसमें हम 9 श्रुति ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 9 श्रुति कहाँ है, तो 9 4 13, 13वीं श्रुति पर क्या होगा, 13वीं श्रुति पर मध्यम है। ठीक है, यदि हमें 9 चौथी पर सा है और 13 श्रुति का स्वर ज्ञात करना है, तो 4 प्लस 13, 13 4 17, 17वीं श्रुति पर क्या है, पंचम स्वर है। ठीक है, तो 7 से 9 श्रुति की दूरी पर मध्यम स्वर स्थित है और 7 से 13 श्रुति की दूरी पर पंचम स्वर स्थित है। ठीक है, 7 से 9 श्रुति की दूरी पर 7 से 9 श्रुति की दूरी पर मध्यम स्वर स्थित है और 7 से 13 श्रुति की दूरी पर पंचम स्वर स्थित है। ठीक है, दूसरा है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम के मध्यम स्वर, मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम में तो हम मध्यम की श्रुति पर है, 13वीं श्रुति पर मध्यम है। क्या प्राचीन काल में, क्योंकि आधुनिक समय में ठाट का गायन किया जाता है, प्राचीन समय में ग्राम आधारित था, जो कि जाति गायन पे आधारित थी और जाति गायन ग्राम पे आधारित था। अभी समय में हम लोग मतलब ठाट गायन करते हैं और बिलावल को शुद्ध सप्तक माना जाता है। तो मध्यम 13वीं श्रुति पर है, तो मध्यम से मतलब 9 श्रुति के दौर पर, तो 13 प्लस 9। ठीक है, मध्यम से यदि कहें 9 श्रुति, 13 प्लस 9 बराबर 22। 22वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है, नी है। ठीक है, 22वीं श्रुति पर नी है, अर्थात मध्यम से 9 श्रुति के दूरी पर कौन सा स्वर है, नी है। ठीक है, मध्यम से 9 श्रुति के दूरी पर नी है। मध्यम से 9 श्रुति के दूरी पर निषाद स्वर है। मध्यम से 9 श्रुति के दूरी पर निषाद स्वर है। उसके मध्यम से 13 श्रुति की दूरी पर ध्यान दीजिए, मध्यम तो 13, मध्यम 13वीं पर है और फिर 13 श्रुति, तो 13 प्लस 13 बराबर कितना हो गया, 26। अब देखिए श्रुति की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। श्रुति की संख्या 22 होती है। अब हमें क्या 22 तक इंड हो गया, 22वीं श्रुति पर नी स्वर है जो ऊपर बता। अब फिर हम देखिए 1 2 3 4, ठीक है, अब चौथी पर क्या हो गया, चौथी पर फिर सरज होगा, चौथी पर सरज होगा अर्थात तारसा हो जाएगा। यहाँ पर 22 के बाद हमारा मध्य, प्रत्येक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है। ठीक है, प्रत्येक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं।
प्रत्येक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। तो अब 22 तक हमारा हो गया मध्य सप्तक। 22 के बाद यदि पुनः एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो तार सप्तक में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उस सप्तक में भी क्या होगी कि 22 श्रुतियां होगी। अब मध्यम से 13 श्रुति की दूरी पर अब 22 यहाँ तक होता है, 23 24 25 और 26, यानी 26 पर ये तार सा हो जाता है। 22 तक यहाँ हमारा 22 पूरा था, तो 22 के बाद 23 23 24 25 और 26, ठीक है। तो 26 श्रुति अर्थात चौथी श्रुति पर, जैसे कि हम लोग रीजनिंग बनाए होंगे, तो रीजनिंग में क्या होता है, जैसे कि दे दिया कि जैसे कि मान लीजिए बी समानुपात एफ, ठीक है। एफ बी समानु ये दिया एफ, बी समानुपात एफ दे दिया। तो अगर इसी तर्ज पे हमको क्या ढूंढना, अगला मान लीजिए दे दिया कि वाई, ठीक है, वाई और ये दे दिया बीच में और वाट, ये यहाँ पर क्या होगा, हम क्या ढूंढते हैं। अब हमें आवर्तन, जैसे कि आप संगीत में है ताल, ताल में हम लोग क्या करते, धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा ता दिन धिंदा, ता दिन धिंदा जब पूरा हुआ उसके बाद क्या करते हैं, पुनः हम जाकर के फिर धा दिन धिंदा करते हैं, क्या उसको दोहराते जाते हैं, रिपीटेशन चलते रहता है। उसी प्रकार अगर यदि हम बी अनुपात एफ हुआ, अब हम कितना रुपए, बी सी डी ई एफ पांचवा लेटर है, बी सी डी ई एफ पांचवा है। अब हम वाई के बाद पांचवा लेटर गिनेंगे, तो वाई जेड ए बी सी, ठीक है, वाई जेड ए बी सी, यहाँ पर वाट की जगह पर हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सी। जब हम रीजनिंग पढ़ाएंगे जनरल पेपर में, तो वहां पर कोशिश करेंगे कुछ कुछ समझाने का। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर 22 है, ठीक है। 22 के बाद क्या होगा, पुनः आवर्तन चलेगा, तो फिर एक से लेके 22, फिर एक से लेके 22, फिर एक से लेके 22, हमारा सप्तक चेंज होता जाएगा, लेकिन श्रुतियां 22 की 22 ही रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अब यहाँ मध्यम से 13 श्रुति, अर्थात टोटल हुआ 26, 26 तो 22 माइनस 26, 26 माइनस 22 इक्वल टू 4, 4 चौथी श्रुति पर कौन सा स्वर है, चौथी श्रुति पर सदज है, तो सदज है तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर तार सरज हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यम से 13 श्रुति की दूरी पर तार सा स्थित है, ठीक है। उसके बाद निषाद ग्राम, तो नी, ठीक है, नी के नी नी 7 ग्राम का ग्रामीण स्वर नी है। नी के देखिए, इसका श्रुति विभाजन सूत्र होता है 4 3 2, 4 3 3 3, ठीक है, अर्थात नी सा रे गा मा पा और धा। यहाँ पर नी की 4 श्रुतियां, सा की 3 श्रुतियां, रे की 2 श्रुतियां, गांधार की 4 श्रुतियां, मध्यम की 3 श्रुतियां, पंचम की 3 श्रुतियां, धैवत की 3 श्रुतियां। 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22। तो निषाद ग्राम में नी की 4 श्रुतियां। अब निषाद ग्राम में हम जोड़ेंगे कि नी यहाँ तो 4 3 7 7 2 9, ठीक है, 7 2 9, अर्थात नी से 7 श्रुति 9 श्रुति की दूरी पर री स्वर स्थित है। इस ग्राम में कुछ बदलाएंगे, ग्राम में इसका श्रुति विभाजन मतलब अलग से किया गया है। जैसे हम लोग सरज ग्राम में चाहे चौथी पर सा, सातवीं पर रे, इसमें पहली पर नी है, इसमें पहली पर नी, और उसके बाद 4 उसमें पहली पर नी, उसके बाद चौथी पर सा, उसके बाद 4 2 6 छठी पर रे, इस प्रकार जोड़ा जाता है। और पीछे से लेकर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 श्रुति की दूरी पर रे हो जाएगा। और मध्य 9 4 13,
अर्थात 13 श्रुति के दूरी पर क्या हो जाएगा, नी से नी प्लस 13 श्रुति की दूरी पर हो जाएगा आपका गांधार। ये हो जाएगा। कुछ विद्वान सीधा मानते हैं, आगे हम ग्राम 4 3 3 3 3 4 लेकर 3 का 6 दिए, 7 स्वर पूरा हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि निषाद ग्राम की ग्रामनी स्वर नी हो गया और 9 श्रुति के दूरी पर रे और 13 श्रुति की दूरी पर गांधार स्वर स्थित है। तीनों अब हम मान लीजिए इसे कोई पूछ दिया, वैसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कोई पूछ दिया कि पंचम ग्राम हो सकता है क्या, पंचम ग्राम, ठीक है, पंचम ग्राम हो सकता है क्या। अब हम ग्राम होने के लिए कितना शर्त चाहिए, 3 शर्त चाहिए, हम बतला चुके हैं। पहला क्या है कि वह स्वर चतुश्रुतिक होना चाहिए, तो पंचम की 4 श्रुतियां हैं, ठीक है, पंचम की 4 श्रुतियां हैं, ध्यान दीजिए, पंचम की 4 श्रुतियां हैं, तो पंचम की 4 श्रुतियां यहाँ पर ठीक है। अगला स्वर क्या होना चाहिए, त्रिश्रुतिक होना चाहिए, तो पंचम के बाद वाला स्वर अर्थात धैवत क्या है, त्रिश्रुतिक है, ये भी ठीक है। अब 2 शर्त यहाँ पर ये पूरा कर रहा है। पंचम ग्राम में पंचम ग्राम यदि पूछे हो सकता है, तब हम शर्त देखेंगे कि ग्राम कहलाने लायक है कि नहीं है। तो पहला शर्त क्या था कि प्रथम स्वर होना चाहिए चतुश्रुतिक, तो चतुश्रुतिक है, ये ठीक है। अगला स्वर क्या होना चाहिए, त्रिश्रुतिक होना चाहिए, ये त्रिश्रुतिक भी ठीक है। अब तीसरा शर्त क्या है कि ग्रामणी स्वर के 9 अथवा 13, यहाँ पर 9 और 13 होगा, ठीक है, 9 और 13, ठीक है, 9 और 13 श्रुति के अंतर पर 2 स्वरों का होना अनिवार्य है। अब पंचम से हम, पंचम कहाँ पर है, पंचम है 17वीं श्रुति पर, ठीक है, 17वीं श्रुति पर पंचम है, 17 प्लस 9, ठीक है, 17 9 बराबर में 26, ठीक है, 26 अर्थात चौथी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थित है, तारसा स्थित है, ठीक है। तो ये तो पहला शर्त पूरा किया। अब 13 श्रुति जानना है, तो 17 प्लस 13 तो कितना होगा, 17 प्लस 13, 13 दूनी 26 से 2 29, सॉरी 17 प्लस 13, ठीक है, क्योंकि 17वीं पर प है और 13 में 7 3 10, सॉरी 30 होगा, ठीक है, 30। अब हमें ये देखना है 17 13 30, 30 30वीं श्रुति अर्थात 22, 30 माइनस 22, क्योंकि श्रुति की संख्या 22 है, तो 30 उधर बच गया कितना 8, ठीक है। अब 8वीं श्रुति पर कोई स्वर है नहीं है, 7वीं पर रे है, 8वीं श्रुति पर कोई स्वर नहीं है वर्त के अनुसार। इसलिए अब यहाँ पर क्या है कि शर्त को पूरा करने के लिए यदि 8वीं श्रुति अर्थात हम ये बतलाएं, यदि प को माने 17वीं पर प, 20वीं पर ध, 22वीं पर नी, ठीक है, ये तो हो गया। फिर अब 22 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 चौथी पर फिर सा, फिर 5 6 7 7वीं पर रे, हमारा सप्तक चेंज होगा लेकिन क्रम वैसा ही रहेगा। फिर 8 9 9वीं पर ग, फिर 10 11 12 13 13वीं पर मध्यम, ठीक है। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो क्या 17 18 19 20 21 22, उसके बाद अब टोटल हम जोड़ेंगे तो 1 2, अब पंचम से हमको क्या जोड़ना है, 13 श्रुति की दूरी जोड़ना है। तो 13 श्रुति कहाँ तक आएगा, तो हम श्रुति गिनना सुखा दे, यहाँ से लेंगे तो अंतिम को छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या है हमारा एक स्वर पूरा हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब 9 के बाद 10 11
12, 13। अब यहां तक हमको पूछ रहा है इस श्रुति पर यदि रे रहता, 8वीं पर रे रहता तो ये भी ग्राम बन सकता था। है? यदि 8वीं श्रुति पर रे स्थापित रहता तो पंचम ग्राम भी कहला सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 8वीं श्रुति पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए पंचम ग्राम नहीं हो सकता है। पंचम ग्राम होने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। तो 2 शर्त है इसके पास, ग्रामणी स्वर चतुश्रुति होना चाहिए, ये भी ठीक है। ग्रामणी स्वर के ठीक बाद वाले स्वर त्रिश्रुति कथा, ये सब की 3 दैवत की 3 श्रुतियां, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा शर्त जो है, ग्रामणी स्वर से 9 श्रुति और 13 श्रुति के अंतर पे 2 स्वर, 9 श्रुति के दूरी पर तो अंत स्वर है, लेकिन 13 श्रुति की दूरी पर स्वर नहीं है, इसलिए तीसरा नियम ये नहीं लागू होता है इस पे, इसलिए पंचम ग्राम नहीं है। ठीक है, अगला है कन स्वर। कन स्वर, कन स्वर, ठीक है। श्रुतियों के कम या ज्यादा करने से एक स्वर की छाया या स्वरूप जब दूसरे स्वर में दिखाई दे या सुनाई दे तो उसे कन स्वर कहते हैं। ठीक है, श्रुतियों के कम या ज्यादा करने से एक स्वर की छाया या स्वरूप जब दूसरे स्वर में सुनाई दे तो उसे क्या कहते हैं? कन स्वर कहते हैं। श्रुतियों को कम ज्यादा करने से एक स्वर की छाया या स्वरूप जब दूसरे स्वर में सुनाई दे या दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? कन स्वर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना संगीत, चढ़ा हुआ स्वर तो लगता है लेकिन चढ़ा हुआ लग रहा है, इतना चढ़ेगा नहीं, उतरा हुआ लगता है। अर्थात क्या, उसमें श्रुति की संख्या, मान लीजिए श्रुति की संख्या आप 1, 2, 3 और 4, चौथी पर सा है, लेकिन तीसरी श्रुति पर भी सा ही है। सा के 4 प्रकार हैं। ऐसे ही अगर एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सा के कितने प्रकार, तो जितनी श्रुतियां होती है सा के उतने प्रकार होंगे। सा के 4 प्रकार, अर्थात पहली पर भी सा होगा, दूसरी पर भी सा होगा, तीसरी पर भी सा होगा, चौथी पर भी सा होगा, लेकिन परफेक्ट सा जो होगा वो होगा चौथी श्रुति पर। जैसे कहते हैं ना गांव घर में कि ये जो स्वर लगाता है 440 का स्वर लगाता है, कहते हैं 440 का स्वर, मतलब परफेक्ट जो सा होता है, परफेक्ट सा। सा के 4 प्रकार हैं, प्रत्येक जितने रे के 3 प्रकार हैं, गांधार के 2 प्रकार हैं, मध्यम के 4 प्रकार हैं, पंचम के 4 प्रकार हैं, धैवत के 3 प्रकार हैं और गांधार निषाद के 2 प्रकार हैं। यहाँ पर सा के 4 प्रकार हैं, लेकिन परफेक्ट सा जो होगा वो चौथी श्रुति पर लगेगा तो वो परफेक्ट सा हुआ, बाकी सब इम्परफेक्ट सा हुआ। सा तो है लेकिन वो क्या है? उतरा हुआ सा है। तो श्रुति को कम ज्यादा करने से, अर्थात मान लीजिए तीसरी स्वर पे हम सा लगाएंगे, क्या होगा? चौथी परफेक्ट नहीं लगाए, इम्परफेक्ट तो लगा, हाँ परफेक्ट सा नहीं है, लगता है क्या नी से थोड़ा चढ़ा हुआ है, यही कहते हैं। अगर मान लीजिए सा चौथी पर है, 5वीं पर श्रुति पर हम लगा दिए, तो क्या होगा? हाँ सा है लेकिन क्या होगा कि रे का थोड़ा कन आ रहा है, कहेंगे ना रे का थोड़ा कन आ रहा है, री अर्थात चढ़ा हुआ सा या उतरा हुआ सा, दोनों क्या होता है? कन स्वर की पहचान है। एक स्वर की श्रुतियों को कम या ज्यादा करने से एक स्वर की छाया जब दूसरे स्वर में सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं? कन स्वर कहते हैं। ठीक है, कन स्वर कहते हैं। कन स्वर के 2 प्रकार हैं। कन स्वर के कितने प्रकार हैं? कन स्वर के 2 प्रकार हैं। पूर्व लगन कन, ठीक है, पूर्व लगन कन स्वर और अनुलगन कन स्वर। कन स्वर के कितने प्रकार हैं? कन स्वर के 2 प्रकार हैं, पूर्व लगन कन स्वर और अनुलगन कन स्वर। पूर्व लगन कन स्वर को प्रदर्शित करने के लिए स्वर के ऊपर
मान लीजिए जैसे आगे गंधार लिखे हुए हैं, गांधार, और ये अगर कंत ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, पूर्व लगन कन में पहले हम कन स्वर की ओर को गाते हैं, उसके बाद मूल स्वर को गाते हैं। पूर्व लगन कन स्वर में क्या होता है, पहले हम कन स्वर को गाते हैं, कन स्वर का उच्चारण करते हुए मूल स्वर पर जाना क्या कहलाता है, पूर्व लगन कन स्वर कहलाता है। ठीक है, कन स्वर का उच्चारण करते हुए मूल स्वर का गायन करना पूर्व लगन कन स्वर कहता है। वही मूल स्वर का गायन करने के बाद यदि कन स्वर का गायन करते हैं उसे अनुलगन कन स्वर कहते हैं। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, तो मूल पूर्व मतलब पहले, तो कन स्वर का गायन करते हुए, मान लीजिए यदि हमको गांधार यहाँ पर गाएंगे तो री को पहले गा लेंगे, उसके बाद गांधार गाएंगे। तो ऋषभ का उच्चारण करने के बाद, कन स्वर का उच्चारण करने के बाद मूल स्वर को गाएंगे, उसे कहते हैं पूर्व लगन कन स्वर। और मूल स्वर को गाने के बाद कन स्वर को गाएंगे, उसे कहते हैं अनुलगन कन स्वर। पूर्व लगन कन स्वर को स्वर के ऊपर बाईं ओर, यहाँ देखिए बाईं ओर लिखा हुआ है, और अनुलगन कन को स्वर के ऊपर दाईं ओर लिखते हैं। स्वर के ऊपर बाईं ओर पूर्व लगन कन स्वर, दाईं ओर अनुलगन कन स्वर। अगला है स्वयंभू स्वर। ठीक है, स्वयंभू स्वर, स्वयंभू स्वर। ठीक है, देखिए नाम से स्वयं और भू। ठीक है, यहाँ पर है स्वयं और भू। स्वयंभू शब्द का जो निर्माण हुआ है स्वयं और भू शब्दों के मिश्रण से हुआ है। स्वयंभू स्वर शब्द का निर्माण स्वयं और भू शब्दों के मिश्रण से हुआ है। स्वयं का अर्थ होता है स्वतः या अपने आप। ठीक है, स्वयं का अर्थ होता है स्वतः या अपने आप। स्वयं का अर्थ होता है स्वतः या अपने आप, और भू का अर्थ होता है प्रकट होना। ठीक है, स्वयं का अर्थ होता है स्वतः या अपने आप, भू का अर्थ होता है प्रकट होना। अर्थात जिस स्वर की उत्पत्ति स्वतः या अपने आप हो उसे स्वयंभू स्वर कहते हैं। जिस स्वर की उत्पत्ति स्वतः या अपने आप हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू स्वर कहते हैं। जिस स्वर की उत्पत्ति स्वतः या अपने आप हो यह उसे स्वयंभू स्वर कहते हैं। जिस स्वर की उत्पत्ति स्वयं या अपने आप या स्वतः हो उसे स्वयंभू स्वर कहते हैं। भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि एक ही तार पर आघात करने से 5 सप्तकों के स्वरों की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती है। एक सप्त किसी भी तार पे यदि हम आघात करेंगे तो 5 सप्तक की सूक्ष्म ध्वनियां हमें सुनाई देगी। एक तार पे यदि हम आघात करेंगे किसी भी तार पे तो 5 सप्तक की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देगी। उन्हीं सूक्ष्म ध्वनि को स्वयंभू स्वर कहते हैं, और स्वयंभू स्वर को अनुनाद, हार्मोनिक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में प्रथम आघात से जिस नाद की उत्पत्ति होती है उसे मूल स्वर, मूल नाद या मूल स्वर कहा जाता है। प्रथम आघात से जिस नाद या स्वर की उत्पत्ति होती है उसे मूल नाद या मूल स्वर कहते हैं। मान लीजिए किसी भी तार पे हम आघात करेंगे तो पहली आघात जो होगा, तार एक ही हम कंपन में विस्तार से बतला चुके हैं कि किसी भी तार को हम यदि मान लीजिए आघात करते हैं, बीच में हम इसको टच किए तो क्या होगा, पहले धीरे 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 धीरे
पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये रेंज हुआ। लेकिन ये एक ही बार बंद नहीं हो जाता है, ये पहले रेंज धीरे 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 कम करते 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 पहले यहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, तब धीरे 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 मतलब क्या होता है, ये यही यही प्रोसेस नीचे भी आएगा। यानी एक ही बार में धीरे धीरे रेंज कम करते 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 तब एक बार रेंज आता है। ठीक है, जैसे दो झूला में भी देखे होंगे, अगर झूला को मान लीजिए एक एक बार अगर इसको कीजिए तो एक एक ही बार नहीं बन होता, जितना ये जाता है इतना इतना, लेकिन एक ही बार नहीं, धीरे 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 मतलब क्या होता है, धीरे धीरे अपने स्थान पर होते हिलते 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 धीरे धीरे करते 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 बीच में रुक जाता है, एक ही बार नहीं रुकता है। तो मूल पहली बार जो हम आघात करके पहली बार जो हम हिलाए उससे जो ध्वनि निकला, उस पहली बार हम आघात किए उससे जो ध्वनि निकला उसे हम मूल स्वर कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो अपने आप हो मतलब कंपन होता रहा और उससे जो ध्वनि निकलता गया उसी को क्या कहते हैं, उसी को स्वयंभू स्वर कहते हैं, अनुनाद कहते हैं या हार्मोनिक्स कहते हैं, सहायक नाद कहते हैं, उपस्वर कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो प्रथम आघात से जिस नाद या स्वर की उत्पत्ति होती है उसे मूल नाद या मूल स्वर कहते हैं। और मूल नाद के अतिरिक्त जो अन्य नाद या स्वर सुनाई देते हैं उसे स्वयंभू स्वर कहा जाता है। मूल नाद के अतिरिक्त हम बतला चुके हैं कि पहली आघात से जो उत्पन्न होगा उसे मूल स्वर कहा जाता है। आघात के अतिरिक्त जो स्वतः अपने आप जो होता है वह उसी को स्वयंभू स्वर कहा जाता है। क्लियर? स्वयंभू स्वर को अनुनाद, ठीक है, स्वयंभू स्वर को अनुनाद, सहायक नाद, उपस्वर, ओवरटोन, हार्मोनिक्स भी कहा जाता है। समझे? स्वयंभू स्वर को अनुनाद, सहायक नाद, उपस्वर, ओवरटोन और हार्मोनिक्स भी कहा जाता है। ये सब उपस्वर के ही प्रकार हैं, स्वयंभू स्वर के ही प्रकार हैं, अनुनाद के ही प्रकार हैं। ठीक है, ये भी एक दो कई नाम से हर पाश्चात्य संगीत में स्वयंभू स्वर को हार्मोनिक्स कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में स्वयंभू स्वर को हार्मोनिक्स कहा जाता है। स्वयंभू स्वर या सहायक नादों की उत्पत्ति मूल नादों के, ठीक है, दोगुने तिगुने चौगुने आदि होते हैं। ठीक है, स्वयंभू स्वर जो होता है वो मूल नाद के दोगुना तिगुना चौगुना आदि होता है। मूल नाद के ये प्रकार हो गए, दुगुना होगा तिगुना होगा चौगुना, अर्थात प्रथम जो स्वर होगा उससे दुगुना तिगुना चौगुना आदि प्रकार में होता है। चलिए अब हम स्वयंभू स्वर ज्ञात करते हैं, किस तार के कितना स्वयंभू स्वर होगा। अब देखिए, तानपुरा में कितनी तार होती हैं? 4 तार होती हैं। ठीक है, तानपुरा में 4 तार होती हैं, सभी को मालूम होगा। तानपुरा में कितनी तार होती हैं? 4 तार होती हैं। तानपुरा में 4 तार होती हैं और चारों तार क्रमशः, जैसे प्रथम तार को बाज बाज का तार, दूसरा और तीसरा, ये तीनों को दोनों को कहते हैं जोड़ी के तार। तार, ठीक है, और चौथा तार को कहते हैं खडज की तार। तो खडज सरज,
सडज, इसको कुछ कुछ लोग खडज भी पढ़ते हैं, खडज की तार, ठीक है, या खडज की तार, सडज की तार। तो बाज का तार, जोड़ी की तार और खडज की तार, ठीक है। तानपुरे में तीर बाज के तार को, बाज राग का गायन जो होता है, राग का गायन, संपूर्ण राग का गायन जो होता है बाज के तार पर निर्भर करता है, इसलिए इसे नायकी की तार भी कहते हैं, ठीक है। तानपुरा में ये जो है प्रथम तार है, प्रथम तार को बाज का तार कहा जाता है, राग का स्वरूप इसी तार पर निर्भर करती है। बाकी ये सब तार जो है, जोड़ी की तार और खरज की तार, ये फिक्स है, लेकिन बाज के तार राग के स्वरों के अनुसार बदलते रहता है। सामान्यतः ये जो चारों तार मिला जाता है, प, मंद्र पंचम, उसके बाद सडज, मध्य सडज, ये जोड़ी की तार, और ये मंद्र सडज, ठीक है। ये दोनों समान स्वर से मिलाए जाने के कारण ही इसे नाम दिया गया जोड़ी, ठीक है, जोड़ी। समान स्वर से ही मिलाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, जोड़ी की तार, ठीक है। इसे बाज की तार या खरज की तार, इसको ठीक है, अगर काउंट में लेंगे, प्रथम तार, द्वितीय तार, तृतीय तार, चतुर्थ तार, तो पंचम जो होगा, पंचम, ये बाज के तार राग के अनुसार, मान लीजिए सामान्य जिन रागों में पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, जिन रागों में पंचम का प्रयोग किया जाता है, उसी राग में ये जो नायकी की तार जो होगी वो पंचम से मिलाया जाएगा। लेकिन जिन रागों में पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे मालकौंस हो गया, बागेश्वरी हो गया, आपका बागेश्वरी हो गया, मालकौंस, चंद्रकौंस, ठीक है, और कई ऐसे राग हैं जिसमें पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जिन रागों में पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन रागों में ये नायकी तार मध्यम से मिलाया जाता है, ठीक है, मंद्र मध्यम से। जिन रागों में पंचम का प्रयोग या पंचम वर्जित है, उस राग में नायकी की तार किस स्वर से मिलाए जाएंगे, मध्यम स्वर से, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा भी राग है जिसमें मध्यम और पंचम दोनों वर्जित है, मध्यम भी का प्रयोग नहीं किया जाता है और पंचम का भी प्रयोग, उन रागों में नी, ठीक है, निषाद से नायकी की तार मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे राग पुरिया, पुरिया, पुरिया राग जो है, पुरिया में तानपुरा का प्रथम तार निषाद से मिला जाता है। तानपुरिया में तानपुरा का प्रथम तार निषाद से मिला जाता है। मालकौंस, बागेश्वरी, चंद्रकौंस, इस सब में प्रथम तार मध्यम से मिला जाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी राग हैं, मतलब जिसमें पंचम का प्रयोग किया जाता है, उसमें पंचम से मिला जाता है, ठीक है। संपूर्ण राग का गायन किस तार पर निर्भर करता है, बाज के तार पर, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रथम तार के स्वयंभू स्वर। प्रथम तार के स्वयंभू स्वर। अब इससे पर स्वयंभू स्वर से जानने से पहले हमें क्या, हम आंदोलन संख्या आगे बतलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 स्वर के आंदोलन संख्या हम बढ़ा चुके हैं, 7 स्वर के आंदोलन संख्या बढ़ा चुके हैं, 240, 270, 300, 320, 360, 405 और 450, ठीक है। ये 7 स्वर के सारे गामा पा नी, सा, रे, गा, मा, पा,
ध नी। अब इसमें जो हमें ज्ञात करना है नी है, इसमें ज्ञात करना है तो हमें स्वर आंदोलन संख्या स्वयंभू स्वर के लिए बहुत सहायक होती है। प्रथम तार के स्वयंभू स्वर, प्रथम तार, प्रथम तार कहाँ मिला जाता है? मंद्र पंचम से। तो प्रथम तार अर्थात कहाँ मिला जाता है? मंद्र पंचम से। अब एक गुना ऊंचाई पे, ठीक है, प्रथम तार के एक गुना ऊंचाई पे, एक गुना ऊंचाई पे, ठीक है, एक गुना ऊंचाई पर, एक गुना प्रथम तार मंद्र मंद्र पंचम से, और मंद्र पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है? 180 होती है, क्योंकि पंचम का आधा कर दीजिए। मंद्र सप्तक में किसी भी स्वर की आंदोलन संख्या ज्ञात करना होगा, हमें 2 से भाग देना, तब 18 दूना 36 अर्थात 180, ठीक है, 180, एक गुना 180 हुआ, एक गुना ऊंचाई भी हम ले रहे हैं, 180 गुना एक बराबर 180। 180 आंदोलन संख्या किस स्वर का है? मंद्र पंचम, ठीक है। 2 गुना ऊंचाई पे, तो 2 गुना ऊंचाई पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 180 गुना 2 बराबर 18 दूना 36, 360 बराबर में 360 किसका है? मध्य पंचम। अब यहाँ पर देखिए स्वर भी लिख सकते हैं, मंद्र पंचम, ठीक है, ये हो गया मध्य पंचम, मध्य मंद्र पंचम, मध्य पंचम। 3 गुना ऊंचाई पे, 3 गुना यदि हम ऊंचाई करेंगे तो 18 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 540, अब 540 तो 27 दूना 54, 540 हुआ, अर्थात तार ऋषभ, तार ऋषभ, ठीक है, 4 गुना ऊंचाई पे, 18 गुना, सॉरी 18 गुना 4 यानी 180 गुना 4, 180 बराबर 18 चौक 72, 720, 720 देखेंगे तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 अर्थात 360 दूना 720, ये हो जाएगा तार पंचम, तार पंचम, ठीक है। अगला 5 गुना ऊंचाई पे, 5 गुना ऊंचाई पे, 5 गुना क्या हो जाएगा? 18 गुना 5, 18 पंचे 90 बराबर 900, तो 900 क्या? तो 4.5 दूना 900, 4.5 दूना 900, 450 है तार मध्यनी का, 900 किसका हो जाएगा? तारनी का, तार नी, यहाँ पर लिख देंगे तार निषाद। 6 गुना ऊंचाई पर, 6 गुना ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? तो 180 गुना 6, 18 78 से बराबर 1080, ठीक है। अब 1080 ज्यादा हो गया तो हम आधा करके देख लेंगे, 1080 का आधा कितना होगा? 2 कर दीजिए तो 540, ठीक है, 540। अब 540 एक जगह और निकला हुआ है, 540 देखिए यहाँ निकला हुआ है 540। अब 540 जब तार रे का हुआ तो 1080 क्या हो जाएगा? अति तार रे, ठीक है, अति तार रे स्वर को लिखने के लिए स्वर के ऊपर 2 बिंदी लिखते हैं, अति तार रे, अति तार रे या ऋषभ, ठीक है, ऋषभ, अति तार ऋषभ। 7 गुना ऊंचाई पे, 7 गुना ऊंचाई पे 18, 180 गुना 7, 18 सते कितना होगा? 18 सते छबील शेर 1240,
60। ठीक है, असरते छबील से 1260। अब हम 1260 देखेंगे किसका है, तो 1260। तो अब हम नीचे आएंगे, तो 1260 का आधा 630, 630 का। अब देखिए 630 किसी स्वर का नहीं है, फिर आधा आ जाएंगे 630, अर्थात फिर आधा 315, 315 कोई स्वर का नहीं, 320 किसका है, मध्यम का है। अर्थात ये क्या हो गया, मध्यम के आसपास, क्या मध्यम के आसपास, या समकक्ष कह सकते हैं, समकक्ष। यानी मध्यम नहीं होगा, पूर्ण रूपेण मध्यम नहीं होगा, लेकिन मध्यम के आसपास होगा, उतरा हुआ मध्यम इसको हम कह सकते हैं। पूर्ण मध्यम नहीं, लेकिन उतरा हुआ मध्यम है, इसको कह सकते हैं। ये है हमारा किसका, प्रथम तार के स्वयंभू स्वर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हम ज्ञात करते हैं जोड़ी की तार का स्वयंभू स्वर। स्वयंभू भू स्वर, ठीक है, जोड़ी की तार का स्वयंभू स्वर। जोड़ी की तार का स्वयंभू स्वर, क्लियर। अब हम जोड़ी की तार हम जानते हैं कहाँ मिला जाता है, षड्ज से, ठीक है, मद सा। तो मद सात, मद सा की आंदोलन संख्या 240, ठीक है, मद सा की आंदोलन संख्या 240। अब हम 240 देखेंगे, तो अब जोड़ी, तो 1 गुना ऊंचाई पे, ठीक है, 1 गुना ऊंचाई पर, 1 गुना ऊंचाई पर। तो आप 240 यहाँ पर लेंगे, 240 गुना 1, ठीक है, बराबर क्या होगा, 240। कौन सा स्वर हो गया, सा, अर्थात मध्य सा, मध्य सा, ठीक है। 2 गुना ऊंचाई पे, 240 गुना 2, 24 गुना 48, 480, बराबर में हो जाएगा आपका 480 तार सा, तार सा। 3 गुना ऊंचाई पे, 3 गुना जाए, तो 24 तिया 72, 700, सॉरी 240 गुना 3 बराबर 24 तिया 72, 720। अब 720 किसका होगा, तार पंचम, तार पंचम, 4 गुना ऊंचाई पे, तो 240 गुना 4, तो 24 चौका 96, 960, बराबर में तार अति तार सा, ठीक है, क्योंकि 480, 480 गुना 10, 960, तो अति तार षड्ज, अति तार षड्ज 5 गुना ऊंचाई पे, तो 5 गुना, तो 240 गुना 5, 24 पंचे 120 बराबर 1200, तो 1200 बराबर क्या होगा, 3 चौक 1200, अति तार गांधार, अति तार गांधार 6 गुना ऊंचाई पे, 240 गुना 6, तो 24 छाका 120 और 24 144,
144 एक शून्य 1440। अब 1440 हमको ज्ञात करना किसका होगा, तो 1440 आधा आ जाएंगे, किसका होगा 720। तो 720 किसका है, पंचम, तार पंचम का हो जाएगा अति तार पंचम, अति तार पंचम, ठीक है, 7 गुना ऊंचाई पे, ठीक है, 7 गुना ऊंचाई, तो 240 गुना 7 बराबर 24 सते 24 गुना 48, 48 50 144 48 48 और 20 58 68 168 1680, जीरो के जीरो, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 2 सत्ते 14 14 2 16 1680, ठीक है, 1680 ये हो जाएगा आपका किसका। अब बहुत ज्यादा हो गया, हम आधा करते जाएंगे, तो 840 840 आधा नहीं मिला, 840 में फिर हम आधा, कितना हो जाएगा 420। अब 420 किसी का नहीं है, कोमल मतलब 420 नहीं है, 405 धैवत का है और 432 कोमलनी का है। अब क्या होगा, ना ही को शुद्ध धैवत हुआ, ना ही कोमल निषाद हुआ, अर्थात ये इसको या तो चढ़ा हुआ धैवत कह सकते हैं या उतरा हुआ निषाद कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि शुद्ध ध कि चला जाएगा आपका अतितार, अतितार में अतितार शुद्ध ध या कोमल नी के आसपास समकक्ष, ठीक है। अतितार शुद्ध ध या अतितार कोमल नी के आसपास होगा या दोनों के बीच में होगा, परफेक्ट नहीं है ये, ठीक है। ये जोड़ी के तार के स्वयंभू स्वर था। अब हम चलते हैं, अंतिम तार है खडज, ठीक है, खडज या सडज, खडज या सडज के स्वयंभू स्वर, ठीक है। इसको हम चतुर्थ तार के स्वयंभू स्वर भी कह सकते हैं, चतुर्थ तार के स्वयंभू स्वर, ठीक है। खडज या खडज सरज के स्वयंभू स्वर, यहाँ खडज के तार मतलब मंद्र, ठीक है, मंद्र खडज या सरज के स्वयंभू स्वर या चतुर्थ तार के स्वयंभू स्वर। तो चतुर्थ तार कहाँ मिला जाता है, मंद्र सा से, ठीक है, चतुर्थ तार मिला जाता है मंद्र सा से। तो मंद्र सा की आंदोलन संख्या कितनी होती है, 120, ठीक है। अब हम एक गुना ऊंचाई पर करेंगे, एक गुना ऊंचाई पर, ठीक है, एक गुना ऊंचाई पर, तो 120 गुना 1 बराबर में कितना होगा 120, कौन सा होगा मंद्र सा, इसको हम लिख देंगे मंद्र सडज, ठीक है। 2 गुना ऊंचाई पे 120 गुना 2, 12 दूना 24, 240 बराबर मध्य सा लिख देंगे, मध्य सा, ठीक है। 3 गुना ऊंचाई पे 120 गुना 3, 12 तिया 36, 360, क्या होगा पंचम, मध्य पंचम, 4 गुना ऊंचाई पे 4 गुना ऊंचाई पे 120 गुना 4 बराबर में
बढ़चौक 48, 480 बराबर हो गया आपका तारसा, तार सडज 5 गुना ऊंचाई पे 120 गुना 5, 12 पंचे 60, 600 बराबर में तार गांधार, गांधार 6 गुना ऊंचाई पे तो 12 गुना 6 बरछाक 72, 720, 720 हो जाएगा तार पंचम, 7 गुना ऊंचाई पे तो 12 गुने 7 बरसते 84, 840, 840 का आधा हो गया आपका 420, 420 कोई स्वर का नहीं है, वही हो जाएगा किसके मध्य, अरे तार, तार ध या कोमल नी के बीच में। वैसे ये पूछता नहीं है, ठीक है, जो सीधा सीधा हो वही पूछेगा। अगर पूछे तो दो ना ही ये धा होगा, शुद्ध धा होगा, या नहीं, या कोमल नी होगा, दोनों के बीच में होगा। क्लियर? हम चारों तार के स्वयंभू स्वर बतला दिए 7 गुना ऊंचाई पे। बाकी जितने भी गुना हो तो हम इस करने का प्रोसेस यदि जानेंगे तो कितना भी होगा तो हम करके निकाल सकते हैं। स्वयंभू स्वर तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में हम जस्ट ही जाएंगे ग्रह स्वर और भी स्वर के जो प्रकार बचे हुए हैं उसके लेकर के। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, जय हिंद।